गाँव का आदमी हूँ और हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। 6वीं से मैंने ए फॉर एप्पल सीखा है। जो कैंडिडेट हैं वो इसी बात को लेकर चिंतित हैं, बार बार पूछते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ तो देखो, अभी आपको कोई भी क्लियरली कट ऑफ नहीं बता सकता कि कट ऑफ जाएगा कितना। जब मैं एंट्री किया तो आपको बताया कि मेरा फर्स्ट नंबर था। पूछा था आप किस में कंफर्टेबल हैं, तो मैंने कहा सर यू कैन कंटिन्यू विथ इंग्लिश और हिंदी, बोथ इन बोथ द लैंग्वेज आई एम कंफर्टेबल, वॉट एवर यू वांट आई कैन कंटिन्यू। तो उन्होंने कुछ 50% लगभग आप मानिए कि हिंदी में था और लगभग 50% इंग्लिश में था। जो मेरे से अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं जवाब इंग्लिश में दे रहा था, बिल्कुल यही सही। और वो मेरे से हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं हिंदी में, मैंने सोच के बैठा ही नहीं था कि मुझे हिंदी में बात करनी है या इंग्लिश में बात करनी है। फिर पूरा सिलेबस पूछा उनने, 11th एंड 12th के सारे यूनिट्स के नाम पूछे NCERT के। तो और यूँ जब उसका एग्जॉन बना न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन का जब एग्जॉन बनता है तो काफ़ी दूर तक चौक चलता है ना, तो सर यूँ चला। तो वो देखा, फिर मैंने मुड़ करके, वो ऐसे आश्चर्य से देख रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी लैब में हूं और आज के इस वीडियो में मैं हमारे बायोलॉजी सर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो बायोलॉजी सर किसी काम में थोड़े से व्यस्त हैं, जब तक वो आते हैं तब तक मैं आपको बायोलॉजी लैब का नज़ारा दिखा देता हूं कि बायोलॉजी लैब कैसा है हमारा। तो ये तो हमारे बायोलॉजी लैब का नज़ारा था और बायोलॉजी सर भी अपने काम से फ्री हो गए हैं, तो बायोलॉजी सर आ गए हैं। तो मैं बायोलॉजी सर का वेलकम करता हूँ। मिश्रा जी आइए। नमस्कार। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में बायोलॉजी सर अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस तो शेयर करेंगे ही, साथ में आपसे बहुत भी और भी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हैं वो शेयर करने वाले हैं। मिश्रा जी। दलाल सर ने, मुझे लग रहा है, बहुत कुछ बोला होगा मेरे आने से पहले। ऐसा तो कुछ खास नहीं बोला है मैंने, अभी मैं तो लैब ही दिखा रहा था। मतलब आप आओगे तब तक मैं लैब दिखा देता हूँ। हाँ, आपके जो स्लाइड वर्क्स हैं, जो आपने फोटोग्राफ लेके रखे हैं उधर, वो वाले मैंने दिखाए हैं, और ये स्केलेटन वगैरह, और खासतौर पर हमारे जो ये हाई इफिशिएंसी के जो माइक्रोस्कोप्स हैं, अच्छा, ये 3 माइक्रोस्कोप्स हैं हाई इफिशिएंसी के। 2 माइक्रोस्कोप इधर रखे हैं, उधर वाला रखा है, ये माइक्रोस्कोप दिखाए। मित्रों, ये है कि दलाल सर ना पिछले 5-6 दिन से बोल रहे हैं। उस दिन मुलाकात हुई थी आपसे, एक छोटे से, तो एक थोड़ा सा शॉर्ट मीटिंग जैसा था, तो बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई। हालांकि जो सारांश था उस दिन बात कर ली थी, लेकिन कई लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हुए हैं उस वीडियो पे कि लग रहा था कि चलिए ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई इससे फ़ायदा होने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो हमारे लिए, तो हमारे लिए भी है। और बाकी हमारे दलाल सर तो बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको फ़ायदा पहुँचाने का, और बहुत एस्पिरेंट है इसके लिए। तो सर ने बोला जैसा इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में, तो हम दोनों आपस में बात करते रहेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से हम लोग बात कर पाएंगे। अकेले मैं ही बोलता रहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। पहली बात, कई लोगों ने प्रश्न किया था कि इंटरव्यू का कॉल कितने दिन बाद आता है। कितने दिन बाद? तो लगभग मान लीजिए विदिन 2 मंथ्स आपका कॉल आ जाता है। और अगर आप कट ऑफ पे आते हैं तो कॉल आनी है आपका। कई लोग सिटी पूछ रहे थे कि कौन सी सिटी पे आपका वाइवा होने वाला है। तो जो सिटीज़ हैं वो डिपेंड करती है वो KVSRO पे, या वो एडवांस में कोई नहीं बता सकता कि कहाँ आएगा, कब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जैसे हमारा भोपाल था, कई लोगों का चंडीगढ़ था, कई लोगों का दिल्ली था, तो ऐसे अलग अलग वेन्यूज़ में सबके इंटरव्यूज़ हुए थे। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कहाँ होने वाला है। अगर आप परफेक्ट हैं तो कहीं भी इंटरव्यू हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो हमें तो इंटरव्यू देना है, किसी जगह हमारे होम स्टेट में हो, बाहर हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हाँ, अब ज़रा शुरू करते हैं कि एक्सपीरियंस की बात है। तो सर, एक्सपीरियंस से स्टार्ट करने से पहले आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएं, क्योंकि देखो उसमें एक रीज़न है, और सर अपने जो क्वालिफिकेशन बताएंगे उससे बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं उनके भी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी मिलेंगे। कुछ लोगों ने ऐसा भी पूछा था कि मेरा जो एकेडमिक्स है उसके अंदर गैप है, मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, क्या हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे और हम अपना जो एकेडमिक का गैप है वो बताएंगे तो उससे भी काफ़ी लोगों को अपने आंसर्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल हम लोग साथ में बात करेंगे, अकेले में कुछ नहीं बोलूँगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे उतनी आदत ऑन कैमरा बोलने की नहीं है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा माइंड नहीं करिएगा प्लीज़।
मेरा एजुकेशन, मैं बिल्कुल गांव का आदमी हूँ और हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। बड़ी बात अब देख यहीं से बात है, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ मैं। कटनी एक डिस्ट्रिक्ट है। एजुकेशन मेरा जबलपुर से हुआ है। तो कक्षा 6वीं से मैंने ए फॉर एप्पल सीखा है। मैंने भी कक्षा 6वीं में ही ए फॉर एप्पल सीखा। तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता ना कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं कि हिंदी मीडियम से हैं। लेकिन जब मैं एमएससी तक पहुंचा तो एमएससी तक पहुंचने तक कोई चेक नहीं कर सकता था कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं। और आज मतलब प्रैक्टिस ही कहना चाहिए और टीचर्स की कृपा है। मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ आप ये मेरा मत मानिए, ये उन सारे टीचर्स का वो है, अनुदान कह लीजिए या वरदान कह लीजिए, वो सब चीज़ें भरी हुई हैं, सिर्फ वो है। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मेरा वहीं कटनी से हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझे इंडिया का टॉप कॉलेज मिला। टॉप मतलब टॉप में है वो, गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज जबलपुर। बहुत अच्छा कॉलेज है। तो 17 थी उसमें जूलॉजी में, 17 सीट, उनमें से मुझे भी जगह मिली। उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च का मुझे मौका मिला। तो मैं JRF था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो FRI देहरादून में जो यूनिवर्सिटी है उसका एक ब्रांच है। 9 ब्रांच है हमारे इंडिया में, उनमें से एक ब्रांच जबलपुर में। रिसर्च का जो 7 साल का टाइम था मैंने वहाँ दिया। तो वहाँ से सारी स्किल्स आई, किस तरह से लिखना है। आई थिंक माइक को थोड़ा नज़दीक कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो किस तरह से लिखना है, किस तरह से सेमिनार्स में बोलना है, किसी के क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, वो सारे एक्सपीरियंस उससे आए। उसके बाद फिर मेरा B.Ed कंप्लीट किया मैंने, PGDCA किया क्योंकि कंप्यूटर में भी ज़रूरी है। और मेरा टारगेट पहले से ही था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, इसलिए मैं उस हिसाब से अपनी तैयारियाँ, मतलब प्री डिटरमाइंड थे आपके, मुझे टीचर ही बनना है। अभी दलाल सर भी मुझे बोलते हैं कि आप IAS की तैयारी करते UPSC की। नहीं, वो तो आपका माइंड सेट है वो UPSC वाला, आप निकाल देते हैं आराम से उसको। लेकिन मेरा नहीं था। मतलब डिटरमाइंड था कि मुझे वहीं रहना है। और इसमें क्या है ना, आदमी थोड़ा यंग रहता है, टीचिंग में बच्चों के साथ रह के सुबह से शाम तक कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं पहले से था उसमें। उसके बाद फिर थोड़ा सा और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेना था, तो मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला मैपकॉस से, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 3 बार बल्कि 3 साल कंटिन्यूस मिला। उसका यूज़ करके मैं मैसूर गया था, CFTRI, सेंटर फॉर फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR का है। तो वहाँ कुछ दिन मैंने कन्नड़ भी सीख ली, तो लैंग्वेज में थोड़ा अच्छा कमांड है कन्नड़ में, लैंग्वेज में आ गया। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे जो अंदर का जो डर होता है ना वो चला गया, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो गया। ये पता चल गया कि सामने वाला कैसा दिख रहा है तो उससे कैसी बात करनी है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। फेस रीडिंग आना शुरू हो गई धीरे धीरे। ये सब चीज़ें आपको कक्षा को मैनेज करने में बहुत हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इसीलिए आदमी कहता है कि घूम घूम के एक्सपीरियंस लेना चाहिए। दर्शन शास्त्र यही तो बोलता है। हाँ, यही दर्शन है। हम लोग किताबों में पढ़ने के बजाय, किसी ने कहा था कि भाई मैंने चेहरे पढ़ने शुरू कर दिए हैं आजकल, क्योंकि किताबों से ज़्यादा चेहरों पे लिखा होता है। क्या बात है, शायर भी है। शायर तो नहीं, पर ऐसे कुछ था एक्सपीरियंस। और फिर मैंने टीचिंग शुरू की अपनी हिमालय इंटरनेशनल स्कूल रतलाम से। वहाँ B.Ed के जस्ट बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो 2 साल मैंने पढ़ाया वहाँ। और फर्स्ट एक्सपीरियंस था हायर सेकेंडरी स्कूल में। और 2017 में फिर मैं चला गया अंबुजा विद्या निकेतन ट्रस्ट है, अंबुजा सीमेंट्स का। वहाँ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। लगभग 1200 से 1500 बच्चे थे और मैं TGT पढ़ाया करता था। लेकिन उसके बाद भी कभी टाइम मिलता था तो मैं हायर क्लासेस में भी जाता था। वहाँ साइंस फेयर करना, असेंबली मैनेज करना, डिसिप्लिन मैनेज करना, ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। बहुत कुछ सिखाया उस इंस्टीट्यूशन ने। उसी के रहते रहते ही एक वहाँ साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि आप कैपेबल हैं तो आप आगे क्यों नहीं जाते। तो मैंने कहा मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा आप ट्राई करिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं 6 मंथ का टाइम दीजिए मुझे। और इत्तेफाकन 6 मंथ में ही वो KVS का एडवर्टीजमेंट आ गई KVS। तो मैंने भर दिया। भरने के बाद फिर मुझे लगा कि मैंने प्रॉमिस किया है तो देखते हैं। तो मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, 3-4 महीने मेरे साथ रहा वो। तो मैं स्कूल पढ़ाने भी जाता था और 4 महीने डट के तैयारी की मैंने। अब जिसका पेपर हो गया है उसके लिए तो ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसका नहीं है या अगली बार दे। तो अगर आप बायोलॉजी स्पेशली तैयारी करते हैं तो जेनेटिक्स और जो बायोटेक्नोलॉजी पार्ट है वो मैक्सिमम आता है हमारे एग्जामिनेशन में।
तो मैंने उसको तैयारी करने की कोशिश, मैक्सिमम चीज़ें, क्योंकि अब जो भी आपका वर्ल्ड हो रहा है ना, बायोलॉजी की नॉर्मल जो चीज़ें हैं नेचुरल साइंस में आ जाती हैं और कॉमन साइंस हो चुका है वो। जो स्पेसिफिक साइंस है जो बायोलॉजिकल, वो अब टेक्नोलॉजिकल हो चुका है। तो उसको जेनेटिक्स और टेक्नोलॉजी को पढ़ने की पूरी कोशिश करिए। तो एग्ज़ाम दिया, मुझे नहीं लग रहा था मेरा होगा, मैं कट ऑफ में था, लास्ट के कट ऑफ में। हाँ, एक यहाँ पे मैं एक बात बोलना ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो इसी बात को लेकर चिंतित हैं, बार बार पूछते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ। तो देखो अभी आपको कोई भी क्लियरली कट ऑफ नहीं बता सकता कि कट ऑफ जाएगा कितना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कितना जाएगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम रखें। हमारा अनुमान ये है कि लगभग अप्रैल के 2nd वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए सर, ऐसी संभावना है, क्योंकि KVS बहुत तेज़ गति से इस पर काम कर रहा है, तो रिजल्ट तो जल्दी ही आएगा। तो कट ऑफ की से तो पूछना बंद कर दो किसी से, और अगर कोई आपको बता भी रहा है कितना कट ऑफ जाएगा तो वो विश्वास करने वाली बात नहीं है कि इतना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं प्रीवियस 3 इयर्स 4 इयर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो निकाल के और उसके अनुमान पे बता देंगे कितना कट ऑफ जाएगा। तो आप उन बातों पे ज़्यादा विश्वास ना करें, किसी को नहीं पता कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ, एक अनुमान ऐसे लग सकता है कि अगर मान लीजिए किसी का ग्रुप बना हुआ हो और लगभग 1000, 1500, 2000 कैंडिडेट उसके अंदर हों और उन्होंने अपने मार्क्स शेयर कर दिए हों, तो वहाँ से कुछ अनुमान लग सकता है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी और कोई चांसेस नहीं है कट ऑफ के, तो कट ऑफ के बारे में चिंता आप ना करें। सर एक अच्छा एग्जांपल है कि सर बिल्कुल कट ऑफ पे ही खड़े थे और उसके बावजूद सर सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू में 58 मार्क्स, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सर के 58 मार्क्स थे आउट ऑफ 60। तो उस दिन मैंने कहा भी था कि सर को एक सम्मोहन विद्या आती है वह मजाक कर रहे हैं सम्मोहन वाला। तो मतलब सर का जो टैलेंट था, तो बताएंगे कि आपको इनको 58 मार्क्स कैसे मिले। चलिए, तो हो गया, रिज़ल्ट आया तो देखा मेरा कट ऑफ था 104 मार्क्स था मेरा कट ऑफ, और कट ऑफ भी 104 ही था। ओके। तो आप पहले ही बताया कि 120 बच्चे थे उस 104 में जनरल में, और जनरल की 33 पोस्ट थी, 34 पोस्ट मान लीजिए। 34 में 50% महिला सीट है, बचा 17 सीट थी, सिर्फ 17 सीट थी मेल्स के लिए। उसमें भी आपको पता है, अगर दूसरी कैटेगरी वाले भी जनरल में आकर के आपकी सीट को ऑक्यूपाई कर भी लेते हैं। और जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें 3 OBC के कैंडिडेट ने जनरल की सीट को ऑक्यूपाई किया था। मतलब कुल मिलाकर मेरे लिए बचे थे 14 सीट्स। कंपटीशन बहुत टफ था, ऑल इंडिया 14 सीट्स मेल के लिए टफ था, लेकिन मैंने नहीं सोचा क्या होगा। एक व्यक्ति ने और अच्छा कमेंट किया, पता है आपको? उसने ये लिखा है कि जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपके सारे आंसर सही होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, एक कमेंट आया था वीडियो। तो क्या कर सकते हैं आप, ये बताइए। यही तो चीज़ें मैंने फिर रिप्लाई भी किया उनको कि देखिए इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। नहीं, एक बात और भी है ना सर, कई बार क्या होता है कि आपने मेहनत कितनी की वो आप दिखाई नहीं देती और आपकी सफलता दिखाई दे जाती है। हाँ, उस सफलता के पीछे 1 दिन की, 2 दिन की या 1 साल की मेहनत नहीं होती। आप सफल अगर हो रहे हो तो उसके पीछे आपकी सालों की मेहनत होती है। आप क्लास 10 से लेके और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने जो कुछ पढ़ा, थोड़ा थोड़ा करके वो ऐड होता गया, आपको पता नहीं चला वो थोड़ा थोड़ा ऐड हो रहा है। और जिस दिन आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हो, रिजल्ट आता है, तो उस दिन आप ये मत सोचो कि मैंने 20 दिन प्रिपरेशन किया था उसका रिजल्ट। ये 20 दिन का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले से मेहनत नहीं की होती तो 20 दिन में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे 1 मंथ 6 मंथ जो एक प्रैक्टिस करते हैं वो आपके रिजल्ट को निखारता है, पॉलिश करता है। लेकिन वो पॉलिश तभी करता है जब पहले से कुछ था, है ना, तभी तो पॉलिश हुआ। कुछ था ही नहीं पहले तो किस पे पॉलिश करोगे आप? ठीक है। फिर हो गया। मेन इसमें देखते हैं कि चलिए मान लीजिए आपका वाइवा के लिए या इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो ही गया, लिस्ट में नाम आ गया। उसके बाद होता है कि ट्रैवलिंग में एक थोड़ा सा इशू होता है। आप दूर जाना है तो दूर कैसे जाएंगे, थोड़ा दूसरे सिटी में जाने के बाद आपको प्रेशर आता है। तो यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा आपको। रूटीन आप नॉर्मल लाइफ में फॉलो कर रहे हो, इंटरव्यू के दिन भी आप उसी रूटीन को फॉलो करिए। किसी अलग से रूटीन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नॉर्मल यूनिफॉर्म में रहिए। नॉर्मल रूटीन जैसे अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे ही उठिए। नहाते हैं नहाइए, नहीं नहाते हैं मत नहाइए। पूजा करते हैं कोई विशेष तरीके से डेली वाली, उसको करिए, नहीं करते हैं नहीं करिए। बिल्कुल रिलैक्स रहने की कोशिश करिए। ऐसा कोई काम मत करिए जो आपको थोड़ा सा ऑड कर दे, है ना। अगर आपको ऑड कर देगा ना तो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हार्म करता है, नुकसान होगा कॉन्फिडेंस। तो कोशिश करिए बिल्कुल एज इट इज़, जैसे हैं आप वैसे ही बने रहिए। वेन्यू तक जाइए। उसके बाद प्रिपरेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट का तो पहले से भेज देते हैं कि आपको क्या क्या लेके आना है।
तो उसके लिए भी सर हम एक अलग से काफ़ी हमारे पास क्वेरीज आई है उसके लिए कि, हाँ, कि तो कैसे डॉक्यूमेंट, उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक उसमें है, सिर्फ हम कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए, उसी का वीडियो बनाएंगे। पर चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। उसके बाद जब आप वेन्यू पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देंगे आपको। किसी का यूनिफॉर्म आपके जैसा होगा, किसी कोई ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। तो उसमें से आप अपने आप को मैच करने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आप अपने आप में यूनिक हैं। हाँ, बिल्कुल यूनिक हैं। और देखिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं कि यही सबसे सही है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए ये चीज़ें बिल्कुल अलग अलग सही होती हैं। अलग ज़रूरी नहीं कि जो हमारे साथ हुआ आपके साथ भी वैसा ही बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस ये तो सिर्फ छोटे छोटे अनुभव हैं, जिनमें से अगर आपको मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा है तो आप उसको अनुभव ले सकते हैं, सीख सकते हैं। बट ये है सर इसमें कि कई बार आदमी क्या करता है, दूसरे के अनुभव से सीख लेता है। हाँ हाँ, और वो उसके पर्सनैलिटी में ढल जाते हैं, वो काम आ जाते हैं उसके। ऐसा बस भी हो सकता है। इसीलिए हम अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, एब्सोल्यूट है। बिल्कुल आज तक जितने भी इंटरव्यू होंगे सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। तो भले वहाँ हमारे एक्सपीरियंस को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग तो वैसे कॉमन बातें कर रहे हैं कि कैसा नॉर्मली होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अपना एस्पिरेंट है उसके दिमाग में क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा हमारे एक्सपीरियंस सुन के, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को प्रिपेयर कर ढाल के रखेगा, जैसा भी होगा। फिर वाइवा के भी 2 फेज़ हैं। जैसे आप जाएंगे तो पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम बात करेंगे। फिर बैचेस बनते हैं। बैचेस बनने के बाद जैसे हम 100 बच्चे हैं इंटरव्यू के लिए, तो 30-30 बच्चे करके 4 बैच बना देंगे, 3 बैच बना देंगे। जो बैच में फर्स्ट होगा उसका इंटरव्यू आगे होगा। इंटरव्यू जो फर्स्ट में होते हैं, बिल्कुल शुरू में, वो बहुत अच्छे इंटरव्यू होते हैं। जैसे जैसे इंटरव्यू में बच्चों की संख्या धीरे धीरे, मतलब जो इंटरव्यूअर है वो धीरे धीरे, मतलब आप वर्ड यूज़ करना चाहें कि फटीग होना शुरू हो जाता है, थकना शुरू हो जाता है ना, तो वो T20 खेलना शुरू कर देता है। टेस्ट की बजाय आपको टेस्ट नहीं करता, बहुत ही शॉर्ट में बात करता है। तो अगर आपका इंटरव्यू बिल्कुल शुरू में फंस रहा है, 4 से 5 कैंडिडेट के बीच में, फर्स्ट से लेकर 10 तक मान लीजिए, तो आप कोशिश करिए कि अपने आप को इलेबोरेट करके बताइए। जो टाइम ज़्यादा मिलेगा, टाइम ज़्यादा देंगे, वो आपको टाइम ज़्यादा देंगे, तो आप इलेबोरेटिव रहिए। लेकिन अगर आपका क्लास में है तो बिना घबराए हुए अपने आप को ब्रीफ कर लीजिएगा, पहले ही, जाने से पहले ही ब्रीफ कर लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे। लास्ट में टाइम कम देते हैं। हाँ जी। तो ये कोशिश करिए कि आपका इंटरव्यू कब आ रहा है, तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए। इंटरव्यू के जो मैं गया था, मेरा जो व्यू था कि जब मैं एंट्री किया तो आपको बताया कि मेरा फर्स्ट नंबर था और पर्याप्त टाइम था मेरे पास। बोर्ड बिल्कुल क्लीन था, चौक के डिब्बे पैकेट में बंद थे, हाँ, खुले हुए नहीं थे। मैं गया, ओपनिंग रिबन आपने काटा था? रिबन मैंने काटा था, ऐसे मान लीजिए, जबकि मेरा नंबर 110 था। फिर भी मेरा फर्स्ट में चला गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने डिब्बा खोला, तो हालांकि तो बात की बात है, गया मैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रखे, नज़दीक कर लो, शायद माइक को आवाज़ कम आ रही है। डॉक्यूमेंट्स रखे, और बैठने से पहले ज़रूर ध्यान रखिए, उनसे पूछ लीजिए कि मे आई सिट और नॉट। जब तक वो ना कहें तो मत बैठिए, ये इंटरव्यू का एक कॉमन रूल है, डायरेक्ट नहीं बैठ जाना है। उसके बाद कंफर्टेबल होकर बैठिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना इंटरव्यू के 2-3 मिनट की, शुरू की, बिल्कुल शुरू की 2-3 मिनट में। तो कुछ ऐसा करिए कि आप उनसे बात कर लीजिए, हंस खेल के सबको देख लीजिए, अच्छे से मुस्कुरा लीजिए, एक हल्की सी मुस्कान दे लीजिए एक दूसरे को, सभी को। तो इससे क्या होगा ना, आप ऐसा लगेगा कि फैमिलियर है, जैसे कोई फैमिली का मेंबर है। और जब आप फैमिलियर हो जाएंगे, इंटरव्यू कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो भी माहौल को लाइट करने की कोशिश करते हैं, लाइट इतना हैवी माहौल नहीं बनने देते। बिल्कुल, लेकिन फिर भी कई लोगों की आदत है ना, तो जैसे नहीं कर पाएंगे तो आप खुद कोशिश कर लीजिए। जैसे लगता है कि आप टेंस हो जाते हो तो जाके अपने से प्रयास कर लो, क्योंकि ये बहुत सिंपल है कि जब कोई स्ट्रेस में होता है ना, तो आप उसकी पूरी कैपेसिटी को जज नहीं कर सकते, और जज भी नहीं कर सकते और परफॉर्म भी नहीं कर सकते आप। हम इतनी अच्छी पेंटिंग करते हैं ना, और डर में हो ना तो हमारे हाथ हिलते हैं, ब्रश नहीं चलता, जबकि हम बहुत अच्छे पेंटर हैं, क्योंकि जल्दबाजी में हैं, परेशान हैं, भीतर से लो हो चुका है। तो अगर आप उनसे बात कर लेंगे तो 2-3 मिनट के बाद अंदर की जो एक थरथराहट है ना, धीरे 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 बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। हाँ, और जैसे साइलेंट हो जाएगी ना, कॉन्फिडेंस आएगा तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। हाँ, फिर आप सही जवाब दे सकते हैं। तो आप 2-3 मिनट को मैनेज कर लीजिए। अगर आपने 2-3 मिनट मैनेज कर लिया तो समझ लीजिए आगे का काम सब बढ़िया होने वाला है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो प्रोसेस है उसमें सर ने भी बताया होगा कि उसमें डेफिनेटली कम से कम एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, एक कोई प्रोफेसर होगा कहीं से बाहर का, एक KVS का कोई पर्सन होगा वहाँ पर,
अब जैसे कल भी बात की थी, तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि ये बात ज़रूर है कि जो रिटन टेस्ट है उसमें आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है, पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहाँ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल, नॉलेज टेस्ट तो करते हैं। नॉलेज टेस्ट वो भी वर्बली चेक करेंगे, ओरल चेक करेंगे, बोर्ड में भी चेक करेंगे। बोर्ड में नॉलेज भी चेक करेंगे, प्लस आपका जो वर्किंग स्टाइल है उसको भी चेक करेंगे। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा 2-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर फेंक के मारेगा जिससे आप लुढ़क जाओ। तो कोशिश करो, क्योंकि बायोलॉजी की बात है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप सेल डिवीज़न में जाओगे तो उसमें कियाज़मा है, फिर ब्रेन में जाओगे तो ऑप्टिक कियाज़मा है, फिर ऐसे ही आप जाओगे तो सिनेप्स करके वर्ड है, तो वो सेल डिवीज़न में भी सिनेप्स है, और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ भी सिनेप्स है। तो ऐसे कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं ना, उनको ज़रूर देख लीजिए कि ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर जो इंटरव्यूअर होगा डेफिनेटली आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला और जेनेटिक्स वाला नॉलेज ज़रूर चेक करेगा, क्योंकि आपसे कोई हार्मोन के बारे में नहीं पूछेगा, तो आपको वहाँ भी चेक करेंगे ना डेफिनेटली। जैसे 12th में और 11th में जो चैप्टर्स हैं, जैसे बायोमॉलिक्यूल है, मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, डीएनए डुप्लीकेशन, जीन एक्सप्रेशन, और 12th के बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उनको अच्छे से थॉरोली पढ़ के जाइए और अच्छा नॉलेज लेके जाइए। कम से कम ये को आप इधर कर लिए, थोड़ा दूर, मुझे लगता है साउंड नहीं आएगा, साउंड आएगा। कोशिश करिए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के, पढ़ लीजिएगा, राइट। अब आता है ना थोड़ा एटीट्यूड में, पर्सनल एटीट्यूड जो होता है इंटरव्यू का, बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। अंदर आप कैसे जाएंगे और बाहर कैसे आएंगे। तो जो आपको बाहर आना है ना, पीछे दे के नहीं आना है, मुड़ के नहीं देखना, मुड़ के खड़े हो लिए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने फ्रंट फेस किया ना, तो ऐसे ही बैक जाइए, मतलब टर्न मत करिए अपने आप को, उनको पीठ मत दिखाइए। मेरे कहने का मतलब ये, गेट तक ऐसे बैक आइए, ठीक है, कोशिश करिए। और लास्ट में उनको थैंक यू ज़रूर बोल के आइए, और एक सेंटेंस ज़रूर यूज़ करिए कि होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, थैंक यू सो मच। ऐसे कुछ अच्छे वर्ड यूज़ करिए। इन सब चीज़ों का उनके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आप खुद अपने आप को रख के देख लो ना, कि कोई आपको ऐसा बोल के जाए, अल्टीमेटली हमको भाई साहब अपनी पर्सनालिटी को प्रूव करना है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि कितने सकारात्मक सोच के आदमी हैं, कितने वेल डिफाइंड हैं, कितने फाइन ट्यून्ड हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एक्सप्रेस करनी है। तो आप जब इस तरह से आएंगे तो खुद समझ में आएगा कि हाँ भाई किस तरह का एटीट्यूड है, किस तरह की पर्सनालिटी है, वो सब आपको चेक करेगा। आप में ये सब चीज़ें हैं कि आप थोड़े अपने कंधों को मजबूत करके ना ये जिम्मेदारियाँ ले सकते हैं ना। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना कि कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। अगर ये सारे एटीट्यूड आपके अंदर हैं तो कॉन्फिडेंस मतलब स्वतः ही चल के आएगा। जिसे कहते हैं ना कि अगर आपके पास योग्यता है तो वो जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ के आप पात्र हैं, वो खुद चली जाती हैं आपके पास, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको वो टारगेट ज़रूर मिलेगा। जिस दिन वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी कि इस पद के लिए ये ज़रूरतें थीं और ये ज़रूरतें आपने 100% फुलफ़िल कर ली हैं, तो वो पद आपको, मतलब आपको उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद ही आपके पास आ जाएगा। बहुत सारे कमेंट थे उनका, तो हम लोग जैसे हिंदी मीडियम की बात की थी हमने, तो मैं प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, पहले ही बात की। आप अगर हिंदी मीडियम के अच्छे विद्यार्थी हैं और इंग्लिश को आपने थोड़ा पढ़ भी लिया ना, तो आप मान लीजिए आप इंग्लिश वाले को मात दे सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है उतना टेक्निकली ना हो, लेकिन जो ज़रूरी है बेसिक चीज़ें आप उसमें तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू था बाइलिंगुअल हुआ था? मेरा बाइलिंगुअल था, प्योर इंग्लिश में नहीं? नहीं ऐसा, और प्योर हिंदी में भी नहीं? प्योर हिंदी में भी नहीं था, तो बहुत से कैंडिडेट इस बात को लेकर चिंतित है कि इंटरव्यू हो कैसे। बल्कि सुनिए, वो जो हैं इंटरव्यूअर आपको पूछेंगे कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। अच्छा, आपसे पूछा था? हाँ जी, मेरे से पूछा था आप किस में कंफर्टेबल हैं, तो मैंने कहा सर यू कैन कंटिन्यू विथ इंग्लिश और हिंदी, बोथ इन बोथ द लैंग्वेज आई एम कंफर्टेबल, वॉट एवर यू वांट आई कैन कंटिन्यू। तो उन्होंने कुछ 50% लगभग आप मानिए कि हिंदी में था और लगभग 50% इंग्लिश में था। ठीक। फिर एक और यहाँ पे देखो बात पता चलती है, जो जैसे सर का केस लें तो सर के केस में उनसे पूछा गया था कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। मेरे केस में मेरे से नहीं पूछा था उन्होंने, पूछा ही नहीं, उन्होंने जनरल सा इंट्रोडक्शन लिया और डायरेक्ट क्वेश्चन दागने शुरू कर दिए। तो मैंने एक सिंपल सी स्ट्रेटजी अपनाई वहाँ पे कि जो मेरे से अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं जवाब इंग्लिश में दे रहा था, यही सही। और वो मेरे से हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं हिंदी में, मैंने सोच के बैठा ही नहीं था कि मुझे हिंदी में बात करनी है या इंग्लिश में बात करनी है। मैं ये सोच रहा था कि मेरे सामने से क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है,
तो मेरे लगभग जो 50-60% क्वेश्चन हिंदी में आए थे। साइकोलॉजिस्ट था, उसके सारे क्वेश्चन मेरे से इंग्लिश में आ रहे थे। मेरा सब्जेक्ट एक्सपर्ट था, वो मेरे से इंग्लिश में बात क्योंकि 4 लोग थे मेरे पैनल में, तो 2 लोग मेरे से इंग्लिश में बात कर रहे थे, 2 लोग मेरे से हिंदी में बात कर रहे थे, तो बाइलिंगुअल चल रहा था। तो आपके केस में भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये पार्लियामेंट्री रूल है ना, मतलब नॉर्मल पार्लियामेंट्री कंडक्ट कहना चाहिए कम्युनिकेशन का, कि आपको कोई व्यक्ति जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर आपको उसी लैंग्वेज में देना है। ऐसा नहीं कि आपको हिंदी में पूछ रहा है, आप बहुत ज़्यादा होशियारी मारने के लिए इंग्लिश में जवाब दे रहे हो, या इंग्लिश में बोल रहा है तो अगर दे सकते हैं तो इंग्लिश में जवाब दीजिए, अदरवाइज यू आस्क सिंपल हिंदी में भी आस्क के कुछ सिंपल हिंदी में भी जवाब दे। एक मेन बात यह है ना कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे अपने आप को नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल रहना, हाँ बिल्कुल नेचुरल। वहाँ पे कोई आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है, और आप ज़्यादा दिखावा करने के चक्कर में पड़ोगे तो परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, और होप कि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस आपके काम आएंगे। तो सर आप ये इसके साथ है आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था इंटरव्यू पैनल के साथ, वो जानने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो कुछ उसके बारे में। कैसे पर्सनल की बात कर रहे हैं? पर्सनल मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? अच्छा, आपने आंसर दिया तो उसमें से उन्होंने क्वेश्चन निकाल लिया क्या? आपसे बोर्ड प्रेजेंटेशन आपकी थी, उसके लिए क्या टॉपिक उन्होंने दिया था, कैसे क्या वो सब? हाँ, तो बोर्ड में पहले तो मुझे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने चेक किया था, तो सब्जेक्ट में क्वेश्चंस पूछे थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जेनेटिक्स के। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़ जीन, तो जब मैंने जीन के डेफिनेशन बताए तो उसमें डीएनए ज़रूर शब्द आएगा, बिना डीएनए के। तो फिर उसने बोला कि मैंने आपको जीन पूछा है और आप बार बार डीएनए बोले जा रहे हैं। तो फिर मैंने समझाया, मैंने कहा सर जीन ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है, तो अगर मुझे जीन को एक्सप्लेन करना है तो मैं बिना डीएनए को तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। तो फिर उन्हें एक्सेप्ट किया। फिर पूरा सिलेबस पूछा उनने, 11th एंड 12th के सारे यूनिट्स के नाम पूछे एनसीईआरटी के। तो उसके बाद सब्जेक्ट की बात हुई, फिर सब्जेक्ट के बाद वो आ गए सीधा कि आप क्लासेस को डील कैसे करोगे, ठीक है। तो उसमें भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे लगभग 6-7 साल हो चुके थे कंटिन्यूसली पढ़ाते हुए, और काफ़ी बच्चों को डील करने का अनुभव था मेरा, और अभी भी है। तो डील करने का मेन है कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने का अगर आप फाइन ट्यून्ड हैं बच्चों के साथ, और आप यही पूछा था कि आप उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहिए कि नहीं बच्चों के साथ। तो पर्सनल रिलेशनशिप को यहाँ मैं एकेडमिकली डिफ़ाइन करूँगा कि पर्सनल मतलब उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उसके आज एक नया वर्ड आया है आजकल, पोर्टफोलियो बनवाते हैं। हाँ, तो अगर आपको उस पोर्टफोलियो के बारे में अच्छे से पता है, मतलब बच्चे के बारे में पूरा पता है, ये नहीं कि आप उसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उसके बारे में पूरा पता है, दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसका जो भी सरोनेस है, किसके कारण होता है, वो खुश क्यों होता है, किस कारण से खुश होता है, ये सब चीज़ें आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो जब आपको इस बारे में पता होगा तो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, जो दूसरे टीचर की क्लास में नहीं जाता होगा, लेकिन आपकी क्लास में आके जरूर बैठेगा, चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, और रिस्पेक्ट भी करेगा, आपके साथ मिसबिहेव कभी नहीं करेगा। तो अगर ये सब चीज़ें आपको पता है ना बच्चे के बारे में, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी क्लास बिना कहे ही मेंटेन रहेगी, क्योंकि आप उनसे, भाई हम लोगों को जो मॉडर्न डेफिनेशन है टीचर का, वो टीचर नहीं है, एज अ गाइड है। तो हम लोग बच्चों को गाइड की तरह अगर हम गाइड करेंगे तो बच्चे हमको कभी भी हम ऐसा नहीं लगेंगे कि हम उनको डोमिनेट कर रहे हैं, उनको ये लगेगा कि हमारे पेरेंट्स की तरह हमारी ये केयर कर रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो आप इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, बिल्कुल आप एज अ फैमिली मेम्बर आंसर दे सकते हैं, और वो सटीक आंसर होगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसको। फिर साइकोलॉजी वाले ने चेक किया, तो साइकोलॉजी के तो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट उनने मुझे एक जगह फंसाने की कोशिश की थी कि आप किसी एक बहुत ही पब्लिक लीडर का नाम लिया था, क्योंकि वो मेरे गांव के आसपास का ही था। तो उन्होंने बोला आप उनको जानते हैं? तो मैंने कहा हाँ जानता तो हूँ, आपके यहाँ आते जाते हैं? तो मैंने कहा नहीं, मेरे यहाँ आते जाते तो नहीं है, तो बहुत बड़े आदमी हैं। बोले आपका कोई संपर्क है? मैंने कहा नहीं, मैं अपने एजुकेशन के अलावा ज़्यादा किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। तो ये सब चीज़ें भी जैसे इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें हैं, उनको भी आपको थोड़ा शायद ध्यान रखना पड़ेगा। और फाइनली फिर मुझे बोर्ड पे भेजा गया कि आप जाइए बोर्ड में। टॉपिक दिया गया था मुझे न्यूरॉन्स पढ़ाने के लिए। न्यूरॉन्स लेवल बताया, कौन से लेवल। फिर हाँ, अब ये भी देखिए, जब कोई टॉपिक देगा ना तो आप ज़रूर पूछिए कि किस लेवल के लिए है। अगर आप पीजीटी के लिए जाते हैं तो आपको 10th भी पढ़ाना पड़ सकता है, 9th भी पढ़ाना पड़ सकता है।
तो और 11th भी पढ़ाना पड़ सकता है, 12th भी पढ़ा सकता है, तो बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन है। तो उसमें स्टैंडर्ड जरूर पूछ लीजिए। न्यूरॉन 10th क्लास में भी है ना? 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। ठीक है, 12th में एज इट इज़ ज़्यादा नहीं है, बट 10th और 11th दोनों में है। 9th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी और 11th 9th में से डायग्राम ओनली है, नहीं है, उसमें सारी चीज़ें थोड़ा सा हाँ, उसका डायग्राम भी है, उसका फंक्शन भी है, टाइप भी है। 10th में पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे जाते हैं वो है, और 11th में तो पूरा का पूरा टिश्यू है। तो आप पूछ लीजिए किस स्टैंडर्ड का, तो मुझे बोला गया आपको 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाना है। लेकिन मैंने क्वेश्चन पुट किया उनको कि किस स्टैंडर्ड का लेना है सर। ठीक है, चलिए फिनिश करते हैं इस चीज़ को। फिर भी कोई अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। एंड हाँ, इसमें कुछ एक्सपीरियंसेस आप मेरे साथ एक दिन पहले बात कर रहे थे, शायद अभी बताना भूल गए आप, कि जब आप बोर्ड पे गए ओके, और वो अब जब आपको कुछ बनाने के लिए बोला गया तो जो इंटरव्यू पैनल के साथ आपकी जो कन्वर्जेशन हुई थी, अच्छा तो वो भी शेयर कर दीजिए। तो न्यूरॉन दिया गया तो टॉपिक डाला मैंने। और एक और एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मेरी प्रोफेसर थी डॉक्टर आशा खन्ना, भगवान की दया से अभी भी जीवित हैं वो, और रिटायर्ड हैं। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनके साथ एक दिन मतलब 2-3 महीने पढ़ाने का मौका मिला ऐसे ही कॉलेज में, कॉन्ट्रेक्चुअल में, क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैं गया था। तो बीएससी 3rd ईयर को पढ़ा रहा था मैं, और सोमाइट्स करके एक टॉपिक था जिससे हमारे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, वो पढ़ा रहा था। और डायग्राम मैंने इतना घटिया बनाया था बोर्ड पे कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे वहीं सारे बच्चों के सामने डांटा था, डांट दिया मुझे। हे विनोद कैसा बनाया ये डायग्राम है ऐसा उनका अभी भी एक्सप्रेशन ऐसा है, छी ऐसा वर्ड बोला। तो बुरा लगा मुझे बच्चों के सामने, और थोड़ा दुखी रहा दिन भर में। फिर सारे बच्चे चले गए कॉलेज से, पर वो बात तो मन में गड़ी हुई थी, उसको सॉल्व तो करना ही था। अब टीचर हैं तो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन बड़े हो गए थे तो बुरा भी लग रहा था अब वहाँ ऐसे टीचर की पोस्ट पे था, तो मैं सोचा करूँ तो करूँ क्या, इसका सोल्यूशन कैसे करूँ। तो मन में ठाना, सारे प्रोफेसर चले गए, सारे स्टूडेंट चले गए, मैं डिपार्टमेंट में रुका रहा 1 घंटे एक्स्ट्रा, और चाबी मैंने खुद ले ली, मैं लॉक करके आऊँगा। तो मैंने किया क्या कि उनकी बातों को अपने दिल में वो बिल्कुल तलवार की तरह उतारे रहा, और चौक उठाई 4-5 कलर्स, और वो डायग्राम बनाना शुरू किया बोर्ड पे। ना बच्चा है ना कोई टीचर है, मैं हूँ और बोर्ड है, बस और कुछ नहीं है। और डायग्राम बना करके छोड़ दिया। मैं सेटिस्फाई हो गया कि हाँ मैंने अब सही बनाया है। मॉर्निंग हुई, प्रोफेसर वही आई। पहला पीरियड उसी का? नहीं, पीरियड कुछ नहीं था, बस शुरू हुई, डिपार्टमेंट खुला, मैडम एचओडी। अच्छा, डिपार्टमेंट में बनाया आपने? डिपार्टमेंट, क्लासरूम में नहीं बनाया? वो डिपार्टमेंट और क्लासरूम बिल्कुल बगल बगल में थे, लैब था वैसे जैसे है। तो मैडम आई और देखा उन्होंने बोर्ड, दिमाग तो चले गया होगा। फिर मैं भी खड़ा था बगल में, तो मैं कुछ बोला नहीं। मैडम ने तारीफ़ की, किसकी? मेरी नहीं, जो उस डिपार्टमेंट में पहले से ही अच्छा डायग्राम बनाता था। अच्छा। मेरे को बोला, ए विनोद देख ऐसे डायग्राम बना देता, देख 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 तो मैं कुछ नहीं बोला। बोले देखो सीख उससे, उसने ऐसा डायग्राम बनाया, सीख उससे। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा यस मैम। फिर जब अंदर चली गई तो अंदर जाके भी 3-4 बोले, तो कल इसको डांटा था ना, है सीखना चाहिए इसको इनसे, बोर्ड से देखो। तो एक वहाँ पर मैडम थी, नाम तो अच्छे से याद नहीं मुझे क्योंकि बहुत दिन हो गया, तो उन्होंने बोला मैडम वो डायग्राम विनोद ने ही बनाया है। वो जो एक्सपीरियंस था ना, फिर वापस आई जब वो यूँ करना शुरू किया, वाह सीख ले। मैंने कहा थैंक यू मैम, आपकी जो डांट थी उसने सिखाया। यहाँ जो हमारे पास मोटिवेशन होता है 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन और एक नेगेटिव मोटिवेशन। हाँ, ये नेगेटिव मोटिवेशन था आपका, कि जिसने आपको सुधार दिया, आपकी जो ड्राइंग थी उसको सुधार तो मैं करता क्या था ना, जब चौक चलाया करता था पहले, तो बहुत हल्के हाथों से चौक चलाया करता था, अपनी गलती समझ ना आई मुझे। तो जैसे मैं बोर्ड में गया ना, तो मुझे वही दिन मतलब क्लिक किया कि मुझे डायग्राम, इंटरव्यू के दिन वहीं पर वो खन्ना मैडम का मुझे चित्र याद आया कि मुझे वो गलती नहीं करनी है। मुझे अपने हाथ, तब तक तो खैर मेरे हाथ बहुत कुछ साफ हो चुके थे। तो मैं जब डायग्राम बनाया ना, तो बिल्कुल जैसे तलवार चलती है ना, ऐसे आवाज़ आ रही थी बोर्ड से, सट 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 सट। और यूँ जब उसका एक्सॉन बना न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन का जब एक्सॉन बनता है तो काफ़ी दूर तक चौक चलता है ना, तो सर यूँ चला। तो वो देखा, फिर मैंने मुड़ करके, वो ऐसे आश्चर्य से देख रहे थे क्या कैसे बना रहा है, कैसे बना रहा, जैसे कोई प्रिंटर प्रिंट हाँ प्रिंटर प्रिंट कर रहा है ना। वैसे हमारे सर जो डायग्राम्स बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, प्रिंटर की तरह डायग्राम बनाते हैं, ऐसे लगेगा प्रिंटर ने बनाया, हाथ से नहीं बनाया।
शायद वो मैडम की डांट का ही असर है वो। परफेक्ट, मैं बोल तो रहा हूँ, आज भी एक्सेप्ट करता हूँ और लाखों के सामने एक्सेप्ट करूँगा कि अगर ऐसी कोई डांट पड़ी है तो वो मैडम की है, ऐसे दिल में रखी हुई आज भी। अब आप सोचो ना, लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट क्षण था तो मुझे वो मैडम की वही डांट याद आई कि अगर शायद उन्होंने नहीं डांटा होता तो मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनता। तो डायग्राम बना और जब मैंने लेवलिंग शुरू की ना, डेंड्राइट्स कोई आवाज़ नहीं, सेल बॉडी कोई आवाज़ नहीं, न्यूक्लियस कोई आवाज़ नहीं, एक्सॉन सेम, व्हाट आई सेड सेम आंसर केम फ्रॉम देयर, एक्सॉन। मीन टू से दैट जो आप बोर्ड पे लिख रहे थे, बोल इंटरव्यू पैनल वाले लोग रहे थे, वो बोल रहे थे। ये इंप्रेशन होता है आपका इंटरव्यू का, और यहाँ से पता चल जाता है कि हाँ अब आपको मार्क्स कितने मिलने वाले हैं। अब मुझे पता चला सर को कोई सम्मोहन विद्या नहीं आती। जो 58 मार्क्स इनको आए थे वो इस वजह से आए थे कि जो ड्राइंग इन्होंने की, जो इनको बोर्ड प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया था, वो इतना प्रभावशाली था कि इनके साथ जो इंटरव्यू पैनल के लोग थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। बिल्कुल मतलब मैं और मेरे और उनके बोलने में कहीं 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ रहा था। मैं लाइन खींचे लिखता एक्सॉन, बिल्कुल सेम टाइम एक्सॉन, माइलिनेटेड शीथ, नर्व एंडिंग, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, साथ बोल रहे थे, मतलब वो मजा ले रहे थे, बिल्कुल आनंद आ रहा था उनको देख। हाँ जी। तो जब ये हो गया तो फिर हो गया, फिर मैं आगे बढ़ना शुरू किया। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने आप मुझे बुला लिया, हो गया, बोले आ ज़्यादा पूरा नहीं करने दिया। हाँ, पूरा नहीं करने दिया, बोले हो गया आ जाइए आप। आने के बाद फिर बस हल्के फुल्की बातें की, उसके बाद बोला थैंक यू सो मच, नाउ यू कैन गो। तो फिर मेरा सेंटेंस लास्ट ये था कि थैंक यू सो मच अगेन एंड आई होप फॉर द बेस्ट। और फिर मैं ऐसे ही सीधे सीधे आ गया पीछे निकल विदाउट शोइंग माई बैक टू दैम, फ्रंट। बाद में रिजल्ट आया तो मुझे तो भरोसा नहीं था कि मेरा होने वाला है, बट देखा तो मेरा नाम था उसमें। हाँ, तो मैं थोड़ा आश्चर्य में था। ज़्यादा आश्चर्य तो अगर 58 मार्क्स थे। 58 मार्क्स तो बाद में पता चलते थे। 58 हाँ, वो तो बाद में पता चला चले था। बाद में पता चला, बाद में मार्क्स जो इश्यू हुए थे, लिस्ट आई थी। पर मैं समझ गया था कि हाँ, अब ये भी ध्यान रखिए, ये मत बढ़िए कि कोई फर्स्ट नंबर पे, कोई सेकंड नंबर पे है, उससे कोई मेन डिसीजन ना वही इंटरव्यू पे ही होने वाला है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका। कई बार ऐसा होता है कि जो रिटन एग्जाम में टॉप पे होता है ना, उसका सिलेक्शन नहीं होता। नहीं हुआ, कई लोग हैं जैसे जिनका सर नहीं हुआ। कट ऑफ पे थे, कट ऑफ पे उनका हो गया, और जो टॉप पे थे वो रह गए। वो नहीं हुए। तो इंटरव्यू पैनल वाले आपकी पर्सनालिटी भी देखते हैं, कॉन्फिडेंस भी देखते हैं, नॉलेज भी चेक करते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं, उनको पता लग जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक अच्छा टीचर ढूंढने के लिए बैठे हैं। तो सारी चीज़ें देख के उनको अनुमान लग जाता है कि हाँ यही वो बंदा है जिसको सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। और ये मान के चलो ना कि भी इसमें जो टीचर्स की क्वालिटी है, सच में वो लोग जो बैठते हैं ना, बहुत घाघ व्यक्ति होते हैं। ऐसा चेक करते हैं ना, खंगाल लेते हैं, जिसे कहते हैं ना, अंदर से एक एक चीज़ खंगाल लेना, गहरे पानी पैठ टाइप की, तब चूज़ करते हैं। मतलब छलनी लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, 1 फिल्टर, 2 फिल्टर, 3 फिल्टर। आप देखो 5 लाख 6 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम में, और उसमें से लास्ट में 10-20 लोग उनको सिलेक्ट करने थे, तो सोच सकते हो कितने फिल्टर लगते होंगे। तो बस यही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, टेक केयर। तो हम अपने जितने भी दर्शक हैं और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं, और आशा करते हैं कि वो अपनी ड्रीम जॉब पाने में सक्सेसफुल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।